हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़ेआरएफ। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ ज़हैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। हमारा 11th का चैप्टर भी चल रहा है और 12th का भी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा सपोर्ट कर दें मुझे। ये चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, जो कि NCERT क्लास 11 का चैप्टर है, यूनिट 3 चैप्टर नंबर 9। इससे एक लेक्चर आ चुका है और ये है लेक्चर नंबर 2। जैसा नोट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसा सेम एग्जैक्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। या कोई भी प्रॉब्लम है आपको पढ़ने में, या आपका रूटीन गड़बड़ है पढ़ाई वाला, या कोई भी प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड, स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और लेक्चर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम लिंक आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये टेलीग्राम लिंक है। और टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं टेस्ट वगैरह करवाता रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। आज बेसिकली मैं स्ट्रक्चर पे बात करूँगा, ठीक है। देखिए, ये है अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड में मैंने बताया था कि एक होता है अमीनो ग्रुप NH2, एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, एक तरफ होता है हाइड्रोजन, और ये होता है R ग्रुप, जो कि वेरिएबल होता है। R की जगह पे दूसरा कुछ भी हम लोग ग्रुप पुट कर सकते हैं। जैसे कि R की तरह पे CH3 डाल सकते हैं, R की तरह पे CH हाइड्रोक्सी मेथाइल डाल सकते हैं, और भी दूसरे तीसरे ग्रुप डाल सकते हैं हम लोग R की जगह पे, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए। यहाँ पर अमीनो ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप में एक और हाइड्रोजन अगर ऐड कर दें हम लोग, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसा NH3+ आयन, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर से एक हाइड्रोजन गायब कर दें, ठीक है, रिमूव हो जाएगा अगर, तो ये बन जाएगा COO- आयन और ये NH3+ आयन, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ज़्यूटर आयोनिक फॉर्म। ये अमीनो एसिड का ज़्यूटर आयोनिक फॉर्म है, ठीक है। ए फैटी एसिड हैज़ ए कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन R ग्रुप। द R group could be a methyl CH3, ethyl C2H5 or higher number of CH2 group 1 carbon to 19 कार्बन। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं हम लोग फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। फैटी एसिड में एक तरफ होता है COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक, यहाँ पे होता है R ग्रुप, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो R ग्रुप है, यहाँ पर कार्बन की चेन होती है, ठीक है, कार्बन की चेन होती है। R ग्रुप क्या होती है, R ग्रुप पे कार्बन की चेन होती है। यहाँ पे एक सिंगल अकेला कार्बन भी हो सकता है, 2 कार्बन भी हो सकते हैं, 3 कार्बन भी हो सकते हैं, वैसे वैसे टोटल 19 कार्बन भी हो सकते हैं R की जगह पर। देखिए, एक कार्बन अगर होंगे तो ऐसे होगा CH3, ये भी फैटी एसिड, COOH CH3, क्या ये फैटी एसिड। यहाँ पे हम लोग CH3 जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, ठीक है। ये भी फैटी एसिड है। मतलब कि यहाँ पे कार्बन की ऐसी 19 कार्बन 19 कार्बन चेन हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 19 कार्बन चेन ऐसी हो सकती है फैटी एसिड में, ठीक है। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है फैटी एसिड का।
जिसमें यहाँ पर 19 कार्बन तक हो सकता है। आ रहा समझ में? फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड है 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। आर्किडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। ध्यान सुनिए मेरी बात को। पाल्मिटिक एसिड में क्या होता है कि टोटल कार्बन जो होते हैं वो होते हैं 16। पाल्मिटिक एसिड ऐसा फैटी एसिड है इसमें टोटल 16 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 16 कार्बन होते हैं। देखिए 14 कार्बन यहाँ पे, एक 15 और एक 16। तो पाल्मिटिक एसिड ऐसा फैटी एसिड इसमें टोटल 16 कार्बन होते हैं। 14 यहाँ पे, एक 15 और एक 16। ठीक है। अब आता है आर्चिडोनिक एसिड पे। आर्चिडोनिक एसिड में टोटल 20 कार्बन होते हैं। टोटल की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए एक कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, 2 हो गया। टोटल यहाँ पे कह रहा है 20 कार्बन। तो यहाँ पे कितने होने चाहिए? 18 हो गए, 19, 20। तो आर्किडोनिक एसिड ऐसा फैटी एसिड जिसमें टोटल 20 कार्बन होते हैं। ठीक है। और पाल्मिटिक एसिड ऐसा फैटी एसिड जिसमें टोटल 16 कार्बन होते हैं। टोटल बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। सिर्फ इधर की बात करें अगर हम लोग पाल्मिटिक एसिड में इस साइड कितना कार्बन होगा? एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन को हटा के अगर बात करें तो पाल्मिटिक एसिड में टोटल कितना कार्बन होगा? 15 कार्बन होगा। कितना होगा? 15। 14 इधर और एक 15। उसी तरह आर्किडोनिक एसिड की बात करेंगे अगर हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा 18। अब इसको एक्सक्लूड कर दें हम लोग, टोटल कार्बन कितना होगा आर्किडोनिक एसिड में? 19 कार्बन। ठीक है। आ रहा समझ में? फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड विथ 1 और मोर C डबल बॉन्ड। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी होता है और अनसैचुरेटेड भी होता है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है और अनसैचुरेटेड, उसकी बात करते हैं हम लोग। इस फिगर को ध्यान से देखिए। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप के अलावा जो कार्बन चेन चल रही है उसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड देखने नहीं मिलेगा। ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप के अलावा जो कार्बन चेन चल रही है इसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड देखने नहीं मिलेगा। लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर बात करें तो कार्बोक्सिल ग्रुप के अलावा जो कार्बन की चेन है उसमें डबल बॉन्ड देखने मिलेगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है डबल बॉन्ड। तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। और ये डबल बॉन्ड ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, ऐसे और भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है। आ रहा समझ में? तो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक आर ग्रुप होता है। आर ग्रुप की जगह पे क्या हो सकता है? कार्बन की चेन होती है। ठीक। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन चेन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं होता। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन चेन में डबल बॉन्ड देखने मिलता है, जैसे कि यहाँ पर। और ये डबल बॉन्ड कितना भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हुआ डबल बॉन्ड, यहाँ पर डाल देंगे अगर, यहाँ पे डाल दें अगर, तो 3, 4, 5 ऐसे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। Another simple lipid is glycerol, which is trihydroxypropane. Many lipids have both glycerol and fatty acid. Here the fatty acids are found esterified with glycerol. Important point धोनी सुनिए मेरी बात को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। देखिए ये है फैटी एसिड। ठीक, एक फैटी एसिड, एक सिंपल फैटी एसिड जो होता है
वो भी लिपिड कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। तो ये फैटी एसिड को हम लोग, सिंपल फैटी एसिड है ये, इसको हम लोग लिपिड बोल सकते हैं। एक सिंपल फैटी एसिड भी लिपिड हो सकता है। ठीक, ये देखिए, ये है ग्लाइसेरॉल। ग्लाइसेरॉल को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिपिड बोल सकते हैं। ठीक, तो ग्लाइसेरॉल भी एक लिपिड है, फैटी एसिड भी एक लिपिड है। ठीक, अब यहां देखिए, ग्लाइसेरॉल और फैटी एसिड दोनों यहां पे अटैच हैं। देखिए, ये ग्लाइसेरॉल है, ये एक फैटी एसिड, ये भी एक फैटी एसिड, ये एक फैटी एसिड। तो ग्लाइसेरॉल, ठीक है, और फैटी एसिड अटैच है, तो ये भी एक लिपिड ही है। ग्लाइसेरॉल प्लस फैटी एसिड, ये स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, ये भी एक लिपिड का स्ट्रक्चर है, ये भी एक लिपिड है। आ रहा समझ में? फैटी एसिड कैन बी मोनोग्लाइसराइड्स, डाइग्लाइसराइड्स, ट्राइग्लाइसराइड्स। ध्यान सुनिए, ये इतना क्या है, ग्लाइसेरॉल, और ये क्या है, फैटी एसिड, ये क्या है, फैटी एसिड, और ये क्या है, फैटी एसिड। तीनों फैटी एसिड अलग अलग। ठीक है, अब क्या है यहां पर कि इस ग्लाइसेरॉल से अगर सिर्फ एक ही फैटी एसिड अटैच है, मान लीजिए ये अटैच नहीं है, यहाँ पे कुछ अटैच नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अटैचमेंट दिख रहा है फैटी एसिड का, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मोनोग्लाइसेराइड। ठीक, अगर दो फैटी एसिड अटैच है, एक दो, ठीक है, इसको बोलेंगे डाइग्लाइसेराइड। क्या बोलेंगे, डाइग्लाइसेराइड। ठीक, अगर तीन फैटी एसिड अटैच है, एक दो तीन, तो बोलेंगे ट्राइग्लाइसेराइड। ठीक है, आया समझ में? तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये भी एक लिपिड है। ठीक, oils have lower melting point, example gingerly oil, than fat and hence remain as oil in winter. oil मतलब तेल जो है, तेल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फैट से कम होता है। ठीक है, इसलिए तेल जो है, ऑयल जो है, वो विंटर में भी, जाड़े के मौसम में भी वो जमता नहीं है, ऑयल के फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि जिंजेली ऑयल। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसिस, adenine, guanine, cytosine, uracil, thymine. When we found attached to a sugar, they are called nucleosides. इंपॉर्टेंट है, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, बात को मेरे ध्यान सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये है कार्बन रिंग। ठीक है, कार्बन रिंग है ये। अब एक ऐसी कार्बन रिंग है, ये है होमोसाइक्लिक कार्बन रिंग। ठीक है, होमोसाइक्लिक कार्बन रिंग है ये, मतलब कि इस कार्बन रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन देखने मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कहीं पे हम मान लीजिए नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं। अब ये कैसी कार्बन रिंग हो गई, ये हेटेरोसाइक्लिक कार्बन रिंग हो गई।
हेटेरोसाइक्लिक कार्बन रिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन नहीं बल्कि कहीं कहीं पे नाइट्रोजन देखने मिल रहा है, इसलिए हेटेरोसाइक्लिक कार्बन रिंग हो गई। तो ऐसे ऐसे कार्बन रिंग, कार्बन कंपाउंड हमारे बॉडी में बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे पाए जाते हैं। तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक कार्बन रिंग देखने मिल रही है, हेटेरोसाइक्लिक कार्बन रिंग है, ये भी हेटेरोसाइक्लिक कार्बन रिंग है। तो इन हेटेरोसाइक्लिक कार्बन रिंग को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन बेस। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन बेस। ये हेटेरोसाइक्लिक कार्बन रिंग, हेटेरोसाइक्लिक कार्बन रिंग, ये क्या, इसका नाम क्या है? नाइट्रोजन बेस है। ये भी नाइट्रोजन बेस और ये भी नाइट्रोजन बेस। तो ऊपर वाला जो नाइट्रोजन बेस है इसका नाम है एडेनिन, और नीचे वाला जो नाइट्रोजन बेस है उसका नाम है यूरेसिल। इस नाइट्रोजन बेस का नाम है एडेनिन, इस वाले का नाम है यूरेसिल, ठीक है। ये नाइट्रोजन बेस है दोनों, ठीक है, आ रहा समझ में? नाइट्रोजन बेस है ये, और ये भी नाइट्रोजन बेस है। सब स्ट्रक्चर को देखते रहिए, ध्यान में रखिए, स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, ठीक है। वो नाइट्रोजन बेस था वो। अब ये देखिए, ये है शुगर। शुगर में ये कौन सा? ये ग्लूकोज है, और ये राइबोज शुगर है। ये ग्लूकोज, ये राइबोज, ठीक है। ये भी कार्बन की हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, ठीक है। अब आगे आइए, अब क्या करते हैं, नाइट्रोजन बेस जैसे कि एडेनिन लेते हैं, ठीक, और लेते हैं शुगर जैसे कि राइबोस, ठीक है। नाइट्रोजन बेस जैसे कि हमने लिया एडेनिन, और शुगर लिया जैसे कि राइबोस। अब नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। नाइट्रोजन बेस और शुगर जब ऐड हुआ तो क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। क्या बना? न्यूक्लियोसाइड बना, ठीक, आ रहा समझ में? और नाइट्रोजन बेस एडेनिन का नाम क्या पड़ गया? एडेनोसिन। तो एडेनिन में जब राइबोस शुगर ऐड हुआ तो बन गया एडेनोसिन। नाइट्रोजन बेस में जब शुगर ऐड हुआ तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। एडेनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है। आया समझ में? देखिए, ये एडेनिन है और ये राइबोस शुगर है। एडेनिन अटैच है राइबोस शुगर से, देख रहे हैं? तो हो गया एडेनोसिन। आ रहा समझ में? तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन बेस में ऐड करेंगे शुगर तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। फॉर एग्जांपल, एडेनिन में ऐड हुआ राइबोस तो बन गया एडेनोसिन। एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड का एग्जांपल, एडेनिन नाइट्रोजन बेस का एग्जांपल, और राइबोस शुगर है। आगे आइए, और भी न्यूक्लियोसाइड होते हैं एडेनोसिन के अलावा। यूरिडीन, देखिए यूरिडीन भी एक न्यूक्लियोसाइड है। कैसे? जब यूरेसिल में ये राइबोस शुगर ऐड हुआ तो यूरिडीन बन गया, तो ये न्यूक्लियोसाइड है। तो एडेनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, ये सब क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है। ये सब न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल है। तो सब एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, और स्ट्रक्चर बिल्कुल याद रखिए सारे। If a phosphate group is also found esterified to sugar, they are called nucleotides. अब ध्यान सुनिए मेरी बात को, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहां पर। हमने न्यूक्लियोसाइड बनाया था, ठीक है, क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड। देखिए, सपोज लेते हैं एडेनोसिन, ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड एडेनोसिन का। अब क्या करेंगे? अब न्यूक्लियोसाइड में यहां पर क्या करेंगे? फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेंगे। क्या करेंगे?
फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेंगे तो ये न्यूक्लियोसाइड क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियोसाइड। ठीक, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में यहां पर हमने क्या किया, फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया। ठीक है, क्या किया, फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया तो ये न्यूक्लियोसाइड क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। आ रहा है समझ में? देखिए इस फिगर को, ये एडेनोसिन है, मतलब न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, क्या है, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में यहां पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेंगे। ठीक, देखिए कर दिया फॉस्फेट ग्रुप अटैच, तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड है। क्या ये, न्यूक्लियोटाइड। अगर इतना सिर्फ फोकस करें हम लोग तो ये क्या है, ये है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में अटैच किया हमने फॉस्फेट ग्रुप, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाया, न्यूक्लियोटाइड। ठीक, और क्या देखिए, एडेनोसिन का नाम क्या पड़ गया फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने के बाद, एडेनाइलिक एसिड। पहले था एडेनोसिन, न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया तो बन गया न्यूक्लियोटाइड, और नाम क्या बन गया उसका, एडेनाइलिक एसिड। ठीक है, देखिए एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड ए फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, these are phospholipid, they are found in cell membrane, lecithin is one example। अब ध्यान सुनिए, कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनमें फॉस्फोरस भी अटैच देखने मिलता है। ठीक है, कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जिनमें फॉस्फोरस अटैच देखने मिलता है, उस लिपिड को बोलते हैं हम लोग फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं उसको, उस लिपिड को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। ठीक, तो लेसिथिन एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड का, और ये लेसिथिन ऐसा फॉस्फोलिपिड जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, इसका स्ट्रक्चर है ये, सब एनसीईआरटी की फिगर है ये, तो ध्यान से देख लीजिए फिगर को, समझ लीजिए, और अब इस स्ट्रक्चर को याद रखना लेसिथिन के, एग्जाम में आ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अब जाइए टेलीग्राम पे विजिट कीजिए और वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में।